तो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हमारा जो सेशन है वो रीडिंग बी के बारे में, रीडिंग ए के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था और उस चीज़ को समझ लिया था। जो भी क्वेश्चन थे वो हमने रिजॉल्व कर लिए। इसलिए अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो रीडिंग ए के बारे में तो वो अपना टेक्स्ट कर सकता है, ठीक है, अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ताकि हम उसको रिजॉल्व कर लें। तो अब हम रीडिंग बी के बारे में आज देखने लगे कि रीडिंग बी को हम किस तरह आसान बना सकते हैं अपने एग्जाम में, हम अच्छे नंबर्स लेके पास हो जाए। आज का जो हमारा टारगेट है वो रीडिंग बी में बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन हम इस काबिल होंगे कि हम अंडरस्टैंड कर सके कि रीडिंग बी फॉर्मेट जो है वो क्या है, ठीक है। और रीडिंग बी में जो क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली देखें, जब तक आपको एग्जाम का ये नहीं पता होगा कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कौन से आने हैं तो आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे, ठीक है। आज मेन आपका जो मकसद है ना, आप इस चीज़ों को समझना है कि जो क्वेश्चंस आते हैं बी के अंदर वो किस टाइप्स के होते हैं, उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, और फिर आपने क्वेश्चंस के अंदर कौन सी टेक्निक यूज करके जो है ना वो एग्जाम को सॉल्व करना था, ठीक है। तो वो टेक्निक्स भी आपको बताई जाएंगी और फिर लास्ट में कुछ स्टेप्स होंगे इस पेपर को सॉल्व करने के, आपके टिप्स होंगे एज यूजल। तो रीडिंग बी का जी जो पेपर है उसके अंदर 6 टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। और वो जो 6 टेक्स्ट होते हैं वो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड होते हैं। एक टेक्स्ट दिया होगा, ठीक है, नीचे क्वेश्चन दिया होगा और उस क्वेश्चन के नीचे 3 ऑप्शन होंगे, ठीक है। रीडिंग बी की जो अच्छी और खूबसूरत बात यह है कि जिसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, उन 3 ऑप्शन में से आपने एक को सिलेक्ट करके लिखना होता है, ठीक है। और इसको जो रीडिंग बी और सी है वो आपको जैसे पहले बताया हुआ है कि 45 मिनट्स मिलते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। तो आपने क्या करना है, 10 मिनट्स रखने हैं। रीडिंग बी को आपने 10 मिनट में सॉल्व करने के लिए अपने माइंड को, अपने जो टाइम मैनेजमेंट है उसको प्रैक्टिस में ट्रेन करना है अपने माइंड को कि आप 6 क्वेश्चंस को 10 मिनट के अंदर अटेम्प्ट करें, जिसमें हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट और 45 सेकंड मिलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। और रीडिंग बी के लिए ये है कि जी आपको जिस डिटेल और पर्पस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी ये 3 चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके अच्छे तरीके से उसका ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आपको ढूंढने में आसानी होगी, आपको एलिमिनेशन करने में आसानी होगी। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कि जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखें जी कि ये मैंने थोड़ी सी हेडिंग्स के साथ आपकी डेफिनेशन लिख दी है कि जो कुछ अपडेट वाले क्वेश्चंस आते हैं कि उन्होंने लिखा होगा कि अपडेट है। अपडेट क्या होती है कि अपडेट होती है कि जब कोई भी चीज़ मॉडर्न की जाए या किसी चीज़ में कोई एडिशन की जाए, उसको अपडेट किया जाए, तो उसके बारे में थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन करके वो बता देते हैं कि ये जो चीज़ पहले आप इस्तेमाल करते, फॉर एग्जाम्पल आप ग्लूकोमीटर को ही ले लें कि ग्लूकोमीटर के अंदर अगर पहले आपके डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हो रहा था और उसके अंदर पुराना रिकॉर्ड शो नहीं होता था, वो सिर्फ जो आप डेली रिकॉर्ड करते थे शुगर वही शो होती थी। तो जी वो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर किया, उसके अंदर चेंजेस आई और अपडेट हुआ जी कि अब उसके अंदर क्या हो रहा है कि अब आप जो पुराना रिकॉर्ड अपना 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, जितनी भी लिमिटेशन रखी होगी, आप उसको देख सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए जो अपडेट वाला क्वेश्चन हो, तो देखिए जो तब्दीली आती है ना वो मेन चीज होती है अंडरस्टैंड करने की, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन उसी में से आते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं गाइडलाइन के लिए। तो गाइडलाइन क्या होते हैं जी, गाइडलाइन जो होते हैं वो जनरल रूल होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। जो पीस ऑफ एडवाइस होती है किसी चीज के बारे में बताई होती है कि फॉर एग्जांपल आप इसी को देखेंगे इन्फ्यूजन पंप है, तो इन्फ्यूजन पंप की गाइडलाइन दी होती है कि जी आप इन्फ्यूजन पंप की जो सेफ्टी है आपने उसका ख्याल रखना है, उसको आपने इंसर्ट कैसे करना है ट्यूबिंग को, और ट्यूबिंग के ऊपर आपने फिर जो फ्लूइड है आपका वो मशीन के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। ये सारी चीजें स्टेप बाय जो बताई होंगी। तो ये गाइडलाइन होती है, ये रूल्स होते हैं किसी चीज को यूज करने के लिए ना। तो अब जो रूल्स होते हैं उन्हीं रूल्स में से जो है ना, जब गाइडलाइन वाला क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली उस चीज जिस चीज के बारे में कोई रूल्स और गाइडेंस दी होगी, वो जो गाइडेंस होगी उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आपने जब टेक्स्ट को पढ़ना है, पैराग्राफ स्ट्रक्चर को समझना है, जो कि आपको बताया हुआ है कि पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस होता है, फिर टॉपिक सेंटेंस से आगे इन्फॉर्मेशन चलती है, वो लेके चलता है। तो आपने इन चीज़ों को गौर करना है कि गाइडलाइन वाला कोई क्वेश्चन आ गया है, जो गाइडलाइन दी हुई है, तो आप उसमें सारी जो गाइडलाइंस होगी इस चीज़ के बारे में उनको हाईलाइट करना है, उनको याद रखना है, ताकि जब आप ऑप्शंस को मैच करें तो आपको ईजी हो एलिमिनेट करना, और आप क्वेश्चन को याद रखते हुए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या आता है जी, डिटेल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। ये भी एक वही चीज़ है कि इसमें वो गाइडलाइन जो होती है कि वो एक पेपर वो आपको बता दी जाती है, लेकिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बना दिया जाता है किसी भी चीज़ का, जिसमें उस चीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल की जो पॉलिसी होती है, ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती है कि इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर हैंड हाइजीन के अपने कौन से स्टेप्स हैं और आइसोलेशन वाले पेशेंट्स क्या हैं। तो ये इस तरह की जो पॉलिसीज होती हैं उसके बारे में जो सारे स्टेप्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं,
वो बताए गए होते हैं। तो पॉलिसी जो होती है ना, ये जिस्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मोस्टली। तो आपने अगर किस तरह की क्वेश्चन आएगा तो आपने उसकी सारी जो पॉलिसी के अंदर जो ओवरऑल बात बता देंगे, आपने उसको पिक करना होगा कि कौन सी बात इसमें बताना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। प्रोटोकॉल्स की भी क्या है कि सेट ऑफ रूल्स या फॉर्मेटिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा। प्रोटोकॉल को मैं आसान तरीके से समझाऊंगा कि कुछ लोग हैं जो जो स्पेशली अगर किसी ने कैंसर डिपार्टमेंट में काम किया है या कार्डियोलॉजी में काम, किसी भी डिपार्टमेंट के, तो आपको पता होगा कि कैबिज वाले पेशेंट आते हैं तो उनके एक प्रोटोकॉल बना दिया जाता है कि ये पेशेंट आएगा, इसकी ये मेडिसिन आपने मंगवानी है। इसी तरह कीमोथेरापी का पेशेंट है तो कीमोथेरापी स्टार्ट करने से पहले आपने कौन कौन से जो चीजों को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये इस तरह के जो प्रोटोकॉल वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको उनको पता होना चाहिए कि कौन सी गाइडलाइन आप पढ़ रहे हैं, कौन से स्टेप्स आप पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन के अंदर कौन सी चीज हाईलाइट की है जिसको हमने उस प्रोटोकॉल के अंदर से ढूंढना है, ठीक है। फिर ईमेल्स और मेमोज होते हैं। ईमेल्स और मेमोज कहते हैं ये कम्युनिकेशन करने का एक तरीका होता है। ईमेल और मेमो में फर्क ये होता है कि ईमेल जो की जाती है वो नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक होती है, वो कंप्यूटर में आपको मैं टाइप करके वो मैसेज करता है। मेमोज कहते हैं कि हैंड रिटन डिपार्टमेंट के अंदर गाइडलाइंस में दी जाती है। तो ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन होती है जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आती है। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये इन्फॉर्मेशन मोस्टली जिस्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आपने ओवरऑल देखना होता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है, कौन सी जो चीज है जो इसमें कम्युनिकेट की जा रही है, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उस चीज को देखना है। नोटिस, नोटिस टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नोटिस में क्या आता है कि कोई फैक्ट्स बताए होते हैं जो आपको बताने, किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए आपको ना फैक्ट्स बताए होते हैं। तो अगर आपको नोटिस का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होगा कि कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं, कौन सी चीज है जो जिसके बारे में हमें अटेंशन देने के लिए कहा जा रहा है, तो हमें उस चीज को पिक करना है। तो जी ये नॉर्मल देखिए ये एक दो तीन चार पाँच छः सात टाइप के क्वेश्चन है। तो नॉर्मली ये है कि सारे क्वेश्चंस नहीं आते, ये नहीं होगा कि हर एक क्वेश्चन आप पाएगा, कोई दो आ सकते हैं, कोई तीन आ सकते हैं, कोई एक आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह छह क्वेश्चन इन्हीं टाइप्स में से होंगे। और ये आपके वर्क प्लेस रिलेटेड होते हैं, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस भी हॉस्पिटल जिस भी सेटअप में काम करें, तो इस तरह के कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनको पढ़ा करें, गौर से पढ़ा करें, उसकी इन्फॉर्मेशन को, जो लैंग्वेज यूज की जाती है उस लैंग्वेज को समझे, क्योंकि इस लैंग्वेज को जितना आप पढ़ रहे होंगे, जितना आप यूजफुल होंगे उस लैंग्वेज के, उतना ही आप फिर एग्जाम में इजी होगा कि आप इजीली पिक कर लेंगे इस पैराग्राफ का मकसद क्या है और क्वेश्चन में कौन सी चीज पूछी और मैंने एलिमिनेट कैसे करना है। ये कुछ चार क्वेश्चन हैं जी, ओईटी स्टैंडर्ड बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने आपको इधर दिखाए हैं, जिसमें एक पॉलिसी वाला डॉक्यूमेंट है, पॉलिसी गाइडलाइन दी हुई है, एक में मेमो लिखा हुआ है, एक में ये ईमेल है, और एक में वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो ये सारी इसी तरह के क्वेश्चन है। देखिए आप राइटिंग देख लें किस तरह लिखा होगा, अब आपको पता चल जाएगा कि अगर ये पॉलिसी है तो इसमें से मतलब मैंने कोई भी जो रूल्स दिए गए हैं, कोई उसके स्टेप्स दिए गए मैंने उनको नोट डाउन कर लें। मेमो है तो कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई कम्युनिकेट की गई है, तो उस चीज को मैंने आइडेंटिफाई करना है वो इन्फॉर्मेशन का मकसद क्या है, ठीक है। ईमेल्स में भी ऐसे ही है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते सार ही आपको आइडिया होना चाहिए कि अब आपने किस कौन सी चीज को ढूंढना है, ठीक है। तो आगे हम जाएंगे। अब आगे मेन चीज आ जाती है, देखिए दो क्वेश्चंस को हल करने के लिए ना दो मेन चीजें होती है जिसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। एक आपको जिस्ट का पता होना चाहिए कि जिस्ट मैंने कैसे, ठीक है। जिस्ट क्या होता है, जो जनरल आइडिया, जो पर्पज होता है किसी चीज को लिखने का, या मेन आइडिया जिस पे फोकस किया था, उधर से जिस्ट आपने निकालनी होती है कि इसकी जिस्ट क्या बन रही है, ठीक है। और डिटेल क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं क्योंकि उसके अंदर एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है जो आपने ढूंढनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा होगा जी कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए लिखा हो जी कि जो कार्डिक मोनीटर है तो उनके अंदर कौन कौन से पैरामीटर है, और हार्ट को मेजर करने के लिए ना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर करने के लिए कौन सा पैरामीटर होता है, ठीक है। और नीचे तीन ऑप्शन दिए होंगे और पैराग्राफ दिए होगा। अब पैराग्राफ के अंदर स्पेसिफिक कहीं ना कहीं लिखा होगा कि जो कैप्टोग्राफी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर करने के लिए यूज होती है। तो अब आपको इस चीज का पता होगा, अब ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढी वो मिल जाएगी। तो ये आसान होते हैं, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें तो पैराग्राफ को समझे तो आप इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन जो जिस्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, उसके अंदर आपने ओवरऑल मीनिंग का देखना था कि ओवरऑल मीनिंग है पैराग्राफ की, जो अंदर लैंग्वेज यूज हुई है वो किस चीज को बता रही हो, पॉजिटिव सेंस की तरफ जा रही है, नेगेटिव सेंस की तरफ जा रही है, जो क्वेश्चन में चीज पूछी गई है उससे रिलेटेड फिर आपने उसको मैच करना था ऑप्शन के। तो एलिमिनेशन टेक्निक सबसे बेस्ट होती है इस ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए, ठीक है। अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मैंने वॉइस सबकी बंद की हुई है इसलिए ताकि आप कंसंट्रेट करके इसको समझ सकें। तो ये जो एक असाइनमेंट है इसमें देखिए लिखा हुआ है कि जो सामने एक तरफ चार चीजें लिखी हुई हैं, जो पर्पस है, ओवरऑल मैसेज है, मेन पॉइंट है, डिटेल है, ठीक है। तो दूसरी तरफ जो है वो इन ऑर्डर टू कंटिन्यू लिखा में लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंड द मोस्ट, चार इन्फॉर्मेशन है।
तो आपने मैच करना है कि पर्पस के साथ सबसे बेस्ट कौन सी मैच होगी। ठीक है, आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ। 10 सेकंड के अंदर आपने ये मैच करके बताना है। आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपल टेक्स्ट करना है कि जो वन है वो ए के साथ ठीक है, या वन है सी के साथ ठीक है, वन डी के साथ, इस तरह आपने मैसेज कर देना। तो वो मैसेज पढ़ के मैं जो है ना आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपका स्टूडेंट से कैसे जा रहा है। ठीक है, आना भी शुरू हो गया हमारे पास, वेरी गुड। तो ये देखिए, वेरी गुड, जो 2 से 3 स्टूडेंट्स ने हमें जवाब दिए वो अच्छा उन्होंने रिप्लाई किया, इसमें से 2 उन्होंने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक बताया। पर्पस का जो देखिए जो मैच बेस्ट था वो ये था कि अंडरस्टैंड व्हाई द टेक्स्ट हैज बीन रिटन। पर्पस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये टेक्स्ट लिखा क्यों जा रहा है, और मोस्टली ये चीज टॉपिक सेंटेंस के अंदर ही पता चल जाती है, क्योंकि टॉपिक सेंटेंस के अंदर जो मेन चीज होती है उसी को आगे लेके वो चल रहे थे। तो आपके अगर कोई क्वेश्चन होते हैं जो पर्पस वाले क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस के अंदर और कंक्लूजन के अंदर उनके जवाब होते हैं। ओवरऑल मैसेज होता है अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओवरऑल मैसेज में क्या है कि पूरे टेक्स्ट में जगह जगह पे डिफरेंट जगह पे उसकी थॉट्स दिए होंगे कि इससे क्या हो रहा है, इस चीज से क्या हो रहा है। आपने पूरे टेक्स्ट को पढ़ना है और पूरे टेक्स्ट से अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी चीज है जो वो बेस्ट मैच कर रही है, कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट मैच कर रहा है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मेन पॉइंट में क्या होता है कि अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें होगा कि बहुत सारे पॉइंट्स दिए होंगे, जैसे यूज ऑफ फीडिंग ट्यूब है, फीडिंग ट्यूब के बहुत सारे पॉइंट्स बताए होंगे, लेकिन उनमें तो मेन पॉइंट होगा कि जिससे होता है कि पेशेंट जो है वो माल न्यूट्रिशन की तरफ नहीं जाती है। ठीक है, तो अब या पेशेंट फॉर एग्जांपल अगर मेन पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया है कि अगर पेशेंट ने एस्पिरेट कर लिया है तो उसके बाद फीडिंग ट्यूब पास करने का सबसे बड़ा मेन फायदा क्या होता है कि पेशेंट को जो है वो गैस्ट्रिक लवाज उसका इजीली कर सकते हैं और वो जो टॉक्सिक मटेरियल है उसका बाहर निकाल सकते हैं। तो वो मेन पॉइंट होगा। इस तरह हर टेक्स्ट डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, मैं जो आपको एग्जांपल बता रहा हूँ लाजमी नहीं कि सेम टू सेम इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। आपने ओवरऑल समझना होगा कि ये सारा टेक्स्ट है, इसके अंदर मेन पॉइंट कौन सा आ सकता है। ठीक है, इसी तरह डिटेल क्वेश्चन का मैं पहले से इजीली आपको बता दें कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है जो आपने ढूंढनी होती है। ठीक है, तो ये जी हमारे स्टेप्स हैं जो रीडिंग बी को सॉल्व करने के लिए होती है। हम इन स्टेप्स को पढ़ते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हाँ जी, ये क्वेश्चन है जी कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चन स्टेटमेंट। सबसे पहले आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आसान लफ्जों में आपने समझ लेना है। टेक्निक जो यूज होती है रीडिंग को सॉल्व करने के लिए वो होती है QAD। क्यू में से क्वेश्चन बनता है, ए से आंसर ऑप्शन जो होते हैं वो बनता है, और टी से टेक्स्ट बनता है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन स्टेम को समझना है कि क्वेश्चन है क्या, उसको आसान लफ्जों में अपने लिए समझ लेना है कि वो मुझसे पूछ क्या रहा है। उसके बाद आपने ऑप्शंस को समझना है। ठीक है, आप ऑप्शंस को जो है वो समझ सकते हैं वन बाय वन के ऑप्शन के मतलब क्या है, फिर ऑप्शन के अंदर डिफरेंस क्या है, एक ऑप्शन का दूसरे ऑप्शन के साथ डिफरेंस क्या है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। इससे आपको एलिमिनेशन करने में आसानी होती है। थर्ड चीज क्या है, फिर आपने होल टेक्स्ट को पढ़ना है। ठीक है, होल टेक्स्ट को पैराग्राफ स्ट्रक्चरिंग आपको मैंने अपनी काफी वीडियोस में पहले बताया हुआ है, दोबारा से थोड़ा सा रिफ्रेश इसको सिर्फ करूँ कि आपने सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस को पढ़ना है। टॉपिक सेंटेंस के आगे आप देखना है कि आगे इन्फॉर्मेशन क्या चल रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन जब भी मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे आप फ्लो के साथ इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और आपको टेक्स्ट की समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे जाती है सिनोनिमस लैंग्वेज। ठीक है जी, सिनोनिमस लैंग्वेज आपने इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि ओईडी के अंदर 99% जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ ऑप्शन के अंदर जो भी कीवर्ड्स है वो टेक्स्ट के अंदर सेम टू सेम नहीं लिखे होंगे। ठीक है, जो सेम टू सेम लिखे होते हैं वो ओईटी स्टैंडर्ड के पेपर नहीं होते, ये बात याद रखिए। बहुत सारे लोगों ने मटेरियल बनाया हुआ है, काफी मटेरियल मेरे पास भी है, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जो स्टैंडर्डाइज नहीं है, लेकिन वो मैं स्टूडेंट्स को अगर देता भी हूँ तो वो शुरू शुरू में सिर्फ इसलिए देता हूँ कि वो अपनी स्किल को डेवलप कर सके, क्योंकि स्किल डेवलप होना बहुत जरूरी है, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, फिर ऑप्शंस को समझना है, फिर टेक्स्ट को समझना है। जब आपकी ये 3 चीजें डेवलप हो जाती है उसके बाद फिर आप ओईटी स्टैंडर्ड के पेपर करें, ताकि आपके स्कोरिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझा जा सके। ठीक है, तो सिनोनिमस लैंग्वेज से मुराद ये है कि जो ऑप्शन के अंदर लैंग्वेज लिखी हुई है सेम टू सेम वर्ड उन्होंने पैराग्राफ के अंदर लिखे होंगे, वो डिफरेंट वर्ड्स के अंदर लिखे होंगे। आपने आइडेंटिफाई करना कि कौन से जो सेंटेंसेज हैं, जो कीवर्ड्स हैं वो मैच कर रहे हैं ऑप्शन के साथ। ठीक है, रीड द टेक्स्ट बिफोर द क्वेश्चन ऑप्शन। कुछ होते हैं लोग, ये उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छे बहुत रीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि ऑप्शन से पहले पढ़ लेते हैं उसको, टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, टेक्स्ट को समझ लेते फिर ऑप्शन को पढ़ते हैं और एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन जो मॉडरेट रीडर होते हैं हमारे मेरे जैसे होते हैं या नॉर्मल रीडर होते हैं, उनका ये प्रॉब्लम होता है कि वो जब टेक्स्ट को पहले पढ़ लेते हैं तो फिर वो ऑप्शन को पढ़ते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, वो दोबारा फिर टेक्स्ट को समझते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पे मैच कर। ठीक है, जिनकी रीडिंग अच्छी होती है, जो सालों से रीडिंग कर रहे हैं, तो उनकी रीडिंग स्किल इतनी डेवलप होती है कि वो 150 वर्ड के जब पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उनको समझ आती है कि जो ओईटी रीडिंग बी के अंदर पैराग्राफ यूज हो रहे हैं, टेक्स्ट यूज हो रहा है, वो 150 से 150 वर्ड के पैराग्राफ होने।
तो जिनकी रीडिंग अच्छी होती है वो 150 वर्ड्स को जब पढ़ते हैं तो उनको समझ आई थी कि ओवरऑल बात है, वो भूलते नहीं है और ऑप्शन को पढ़ के बस मैच करते कि एग्जैक्ट कौन सा मैच कर रहा है। तो अगर तो आप अच्छी रीडर है तो आप ये टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट में क्या है कि जो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, आपको एलिमिनेशन का प्रोसेस आना चाहिए कि आप कीवर्ड्स को जो ऑप्शन के अंदर है उनको मैच करें, स्कैन करें कि ये चीज कहाँ पे लिखी हुई है, वो इससे मैच भी कर रही है। अगर मैच कर रही है तो क्वेश्चन में क्या चीज पूछी, क्वेश्चन को नहीं बोलना कि क्वेश्चन में कौन सी चीज हुई, क्योंकि आपने क्वेश्चन के साथ ट्रिक रहना है। मेन चीज आपकी है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई वो आपने देखना है दोनों चीजों पे मैच कर रही है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो ऑप्शन के अंदर भी लिखी होती है और टेक्स्ट के अंदर भी लिखी होती है, लेकिन क्वेश्चन में वो चीज जो नहीं पूछी होती वो डिस्ट्रैक्टर होते हैं। आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट किया, आपने वो चीज सिलेक्ट करनी है जो ऑप्शन में पूछी गई, और उस तरह आप एलिमिनेशन जो है अच्छी कर सकेंगे। फिर ब्रेक द पैराग्राफ इनटू अप टू चंक्स, वो यही बात है कि आपने जब पैराग्राफ रीडिंग करनी है तो अपनी पैराग्राफ रीडिंग को चंक्स में करना है। तो थोड़ा पैराग्राफ पढ़ लिया, उसको समझ लिया, अच्छा इसमें इतनी बात की गई, ठीक है, फिर आगे बढ़े, अब वो बात किस तरफ ले गया, ठीक है। तो ये चंक्स होते हैं कि आप पैराग्राफ को डिवाइड कर लेते हैं, इतने पैराग्राफ में ये बात हो रही है, अब ये बात हो रही है, अब ये बात हो रही है, तो उस लिहाज से फिर आप उसको करते हैं, ठीक है। ये 7 स्टेप्स हैं, जो इन 7 स्टेप्स को फॉलो करता है रीडिंग में। शुरू में आपका टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, पेपर्स को सॉल्व करते रहेंगे, तो फिर आपका ये जो टाइम स्पीड है वो बढ़ जाएगी। आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपना पेपर इजीली, टाइमली और एक्यूरेसी के साथ हल करेंगे। आप कॉन्फिडेंट होंगे कि आपके 6/6 या 5, ठीक है, तो एक एरर अगर हुआ तो एक आधा होगा, अदरवाइज 6/6 आपके नंबर आएंगे। ये क्वेश्चन है जो अभी मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, आपने ऑप्शन जो है ना टेक्स्ट कर देना, अपने वॉइस नहीं यूज करनी, आपने जो है वो टेक्स्ट कर देना। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ टेक्निक जो आपको पहले से मैंने बताई हुई थी। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के, ओवरऑल क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर्स आर एडवाइज टू ब्रेक पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी इफ, ठीक है, तो अब इससे मुझे समझ आ गई है कि डॉक्टर्स कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक कब कर सकते हैं, उनको क्या एडवाइस की गई है, कि एडवाइस जो की गई है कि वो कब ब्रेक कर सकते हैं, हमने वो चीज ढूंढनी है। ऑप्शन ए में वो बता रहा है, अब देखिए ऑप्शन को समझने के लिए क्या है कि आपने वर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज को अलग करना है। जैसे वर्ब फ्रेज के अंदर देखेंगे फेलियर टू डू सो, ठीक है, ये नाउन फ्रेज है कि फेलियर टू डू सो, जो लोग ये नहीं करते, वुड पुट अदर पीपल इन डेंजर, ठीक है। तो वर्ब फ्रेज में वो क्या बता रहा है कि इस ना करने से क्या होता है कि जो दूसरे लोग होते हैं वो डेंजर में आ जाते हैं, ठीक है। ये हमने ऑप्शन को समझ लिया। दूसरे ऑप्शन में क्या है कि दे इन्फॉर्म द पेशेंट ऑफ देयर इंटेंशन इन एडवांस, दूसरे में वो बता रहा है कि पेशेंट को अगर एडवांस में बता दिया गया है तो जो है ना डॉक्टर को कहा गया कि अगर आप एडवांस में बता के कॉन्फिडेंशियल ब्रेक कर सकते हैं, ये एडवाइस की थी। तीसरे में बता रहा है पेशेंट रिफ्यूज टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू देयर केयर, तीसरे में वो बता रहा है कि अगर पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है कि उसको को ना बताई जाए इन्फॉर्मेशन, तो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये तो ग्रामेटिकली और जो कॉमन सेंस के साथ ही आप सी को डिलीट ऑप्शन को पहले पढ़ने का फायदा ये होता है कि आप 3 ऑप्शन में से मोस्टली जो एक ऑप्शन होता है वो या तो ग्रामेटिकली गलत लिखा होगा, जैसे कि ऊपर पास्ट में पूछा गया, नीचे फ्यूचर में बात हो रही है, ठीक है, तो या वो कॉमन सेंस मेडिकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब पेशेंट रिफ्यूज कर देते हैं टोटली, तो फिर हमें ये हक नहीं होता कि हम उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकें, ठीक है। एडवाइजर में ये डॉक्टर ये कोई भी हॉस्पिटल इस तरह की एडवाइस नहीं करता, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन पढ़ने की टेक्निक इसमें बताई गई है कि क्वेश्चन को आसान लफ्जों में क्लियरली समझना है। फिर आपके पास जो 3 ऑप्शंस होते हैं उनको आपने वर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज के साथ डिफरेंशिएट अलग करना है और समझना है कि इसमें ओवरऑल बात क्या की गई है, ठीक है, और उनके डिफरेंस को देखना है। जिस तरह अब हमने इस तरह 3 ऑप्शंस को, इनके डिफरेंस को देख लिया है कि जी सबसे पहले इसने बताया है कि जब अगर आप कॉन्फिडेंशियली ब्रेक नहीं करते तो उससे दूसरे लोगों को खतरा हो, तब आप कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप ना कर रहे हो तो दूसरे लोगों को खतरा हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात बताई गई है जी कि जब एडवांस में आप पेशेंट को बता दें तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, आपको एडवाइस ये किया गया। तीसरी बात ये बताई गई, जब पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है कि उसकी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू द केयर ना बताई जाए, फिर तो फिर आप उसको कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे। आगे ये टेक्स्ट आप, ठीक है। तो टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि टेक्स्ट को पढ़ते वक्त आपने देखना है कि टॉपिक सेंटेंस क्या है। जैसे इसमें पढ़ते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी इज सेंट्रल टू ट्रस्ट बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट। तो टॉपिक सेंटेंस क्या है कि जो हमारा कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो ट्रस्ट का मेन मरकज है पेशेंट और डॉक्टर्स के दरमियान, ठीक है।
फिर कहता है कि विदाउट इंश्योरेंस अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी पेशेंट में बी रिलक्टेंट टू सीक मेडिकल अटेंशन और टू गिव डॉक्टर्स द इंफॉर्मेशन दे नीड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड केयर। ठीक है, इस तरह आपने चक्स में पढ़ा, शुरू में आपने पढ़ा कि ये ट्रस्ट का एक लेवल है, फिर आप कह रहे हैं अच्छा जो कॉन्फिडेंशियलिटी अगर अटेंडेंट्स को ना हो, पेशेंट्स को ना हो सॉरी, तो वो क्या करते हैं कि वो डॉक्टर से अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेक्टेंट फील करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं होएवर। होएवर का ये है जी कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे भी रीडिंग बी के अंदर मॉडल वर्ब्स आएंगे होएवर, देयरफॉर, सो, आफ्टर, एंड, बट, तो इस तरह के जब वर्ड्स आते हैं तो आपने उसके आगे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ध्यान से पढ़ना है कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए जी, however faced with a situation, कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है in which patient refuse to consent to disclosure leaves other exposed to a risk so serious that it outweighs the patient's and the public interest in maintaining confidentiality, or if it is not practical or safe to seek the patient's consent, information should be disclosed promptly to an appropriate person or authority। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जी कोई सिचुएशन होती है स्पेशली जब विच पेशेंट रिफ्यूजल टू कॉन्सेंट टू डिस्क्लोजर लीव अदर, जब आप पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है तो लेकिन उससे होता क्या है कि अदर लोगों को जो है ना नुकसान हो सकता है, leaves other exposed to risk so serious that it outweighs the patient's and the public interest in maintaining confidentiality। तो वो उस कंडीशन में जो है ना वो कह रहा है कि सिचुएशन है कि आप ब्रेक कर सकते हैं, और इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकल और सेफ, जब ये चीजें नॉर्मली आप कॉन्फिडेंशियलिटी रख तो रहे हैं लेकिन उससे प्रैक्टिकली पेशेंट सेफ महसूस नहीं कर रहा, तो आप उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज प्रॉम्प्टली टू एन एप्रोप्रिएट पर्सन और अथॉरिटी, जो भी आपका हॉस्पिटल का इंचार्ज है आप उसको बता सकते हैं, जो आपका मैनेजर जो टीम लीडर है उससे डिस्कस करके उस इंफॉर्मेशन को, खासकर जब उस इंफॉर्मेशन से नुकसान है। The patient should be informed in advance that the doctor will be disclosing the information। कहता है कि पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस, पेशेंट को एडवांस में बता दें कि आप जो इन्फॉर्मेशन है डिस्क्लोजिंग द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग दिस इज अ प्रैक्टिकल एंड सेफ इवन if the doctor intends to disclose without the patient consent। This is a practical and safe where even if the doctor intends to disclose without the patient's consent। ठीक है, तो पेशेंट से कॉन्सेंट के बगैर, अब ये हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वो यही बता रहा है कि आप इन एडवांस जो है ना पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस, पेशेंट को एडवांस में बता के द डॉक्टर विल डिस्क्लोजिंग द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग दिस इज प्रैक्टिकल एंड सेफ, और ये बता के कि ये प्रैक्टिकली और सेफ है इवन इफ द डॉक्टर इंटेंड्स टू डिस्क्लोज विदाउट द पेशेंट कॉन्सेंट। ठीक है, अब हमने पैराग्राफ स्ट्रक्चर को समझ लिया, ओवरऑल की पैराग्राफ के अंदर बात है जगह जगह उसने डिफरेंट चीजें को बताया। अब देखेंगे तो हम तीनों चीजें जो है वो मैच कर रही है, जैसे हमने देखा था कि इन एडवांस उधर लिखा दे इन्फॉर्म द पेशेंट ऑफ द इंटेंशन इन एडवांस। ठीक है, अपनी इंटेंशन मतलब वो इधर ये बताना चाह रहा है कि जो डॉक्टर की इंटेंशन है, डॉक्टर अपनी इंटेंशन से क्या कर रहा है उसको जब उसको इंटेंशन है कि वो इसको डिस्क्लोज करना चाह रहा है तो वो उसको एडवांस पे फिर बता देगा। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये बात तो लिखी नहीं है बी के अंदर। ठीक है, उसने कहा है कि पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस दैट द डॉक्टर विल डिस्क्लोजिंग द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग दिस इज अ प्रैक्टिकल सेफ। अपनी इंटेंशन नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिकली सेफ नहीं है, इसलिए जो है ना, तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट उससे मैच नहीं करेगी, खासकर जबकि क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है कि एडवाइस कब है, तो एडवाइस इंटेंशन से, डॉक्टर की इंटेंशन से नहीं है, दे इन्फॉर्म द पेशेंट ऑफ देयर इंटेंशन। ठीक है, अपनी इंटेंशन नहीं वो बताते, वो पेशेंट की जो प्रैक्टिकली सेफ उसके लिए जो होता है वो तब उसको बताते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शन अभी गलत हो गया। सी का मैंने आपको पहले बताया कि अब देखिए इधर भी देख लें तो लिखा है पेशेंट रिफ्यूजेस टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू देयर केयर। ठीक है, जब पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है अपनी इन्फॉर्मेशन की जो उसकी केयर है वो किसी को ना बताए, तो वो ये बात तो मेंशन है कि पेशेंट रिफ्यूज टू कंसेंट टू डिस्क्लोज लीव्स अदर। अब अगली जो बात है ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है क्योंकि हमें ये नहीं पता चल रहा कि जो कौन सी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से डॉक्टर्स जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन ब्रेक कर सकते हैं, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको ब्रेक कर सकते हैं। होती कौन सी चीज है, हमने वो इफ ढूंढना है, तो इन दोनों जगहों पे वो इफ नहीं है, चीजें मेंशन है और उसकी रिफ्यूजल की भी इन एडवांस की भी, लेकिन वो इफ नहीं मौजूद, वजह नहीं मौजूद। तो वजह कहाँ पे है, वजह लिखी हुई है, हम इसको पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है कि डिस्क्लोजर इज अदर एक्सपोज टू अ रिस्क। ये जो है वजह है कि जब अदर एक्सपोज टू रिस्क हो तब आपने जो है ना कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो ब्रेक करनी है। तो अगर उसके कीवर्ड्स को हम देखें, फेलियर टू डू सो वुड पुट द पीपल इन डेंजर, तो अदर एक्सपोज टू अ रिस्क जो है वो मैच किसे कर रहा है, पुट अदर पीपल इन डेंजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन तीनों मैच कर रही है, मेंशन्ड है मीन टू से
लेकिन क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है, जो क्वेश्चन में इफ पूछा गया है, वो वजह हमने ढूंढनी थी, वो वजह दोनों ऑप्शंस के साथ नहीं है नीचे, ठीक है। तो इसलिए हम ए ऑप्शन इस पे जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ए ऑप्शन, ठीक है, ये आप देख सकते हो ना। आप देखें, सबसे पहले इसको पैराग्राफ स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैंने आपको कैसे बताया था कि आप सबसे पहले कि वो क्वेश्चन को आसान लफ्जों में समझे लगे। ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन दे ब्रेक पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, कौन सी सर्कमस्टांसेस होंगे तो कॉन्फिडेंशियल। अब मेन चीज थी वो सर्कमस्टांसेस हमने ढूंढनी थी, ठीक है। अब पैराग्राफ स्ट्रक्चर को हमने समझा, तो उसने पहले सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात की है, फिर वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कब हो सकती है वो बात की है। तो जो मेन सर्कमस्टांसेस थे वो कौन से थे, जब अदर पेशेंट रिस्क में होंगे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ए ठीक था, इसलिए हमने ए को करेक्ट किया। जो बाकी है वो डिस्ट्रक्टर्स है वो ये वही बात है जी कि आपने डू नॉट लूज साइट ऑफ क्वेश्चन। देखें, अब हमने क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़े, हम टेक्स्ट में पढ़ के, लोग क्या करते हैं मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम में नंबर क्यों कम आते हैं, या वजह क्या थी, जब वो टाइम प्रेशर के अंदर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वो ऑप्शंस को पढ़ते हैं, वो टेक्स्ट को पढ़ते हैं, मल्टीपल चीजें मैच हो रही थी, तो उस वक्त उनको जो बेहतर लग रहा था, अच्छा लग रहा था, वो उसको टिक करके आ जाते हैं, तो क्वेश्चन को भूल जाते हैं। मेरे साथ भी ये होता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया था तो मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं थी, बी को सॉल्व कर, सी को सॉल्व, बी और सी को सॉल्व करेगी, तो बस मैं भी वो जिसे कहते हैं ना तुक्का लगा के सॉल्व करने की कोशिश करता था। तो जैसे ही मैंने इसको किया, अपनी इस चीज को कंफर्म किया कि जब आपने क्वेश्चन में स्टिक रहना, जब आप क्वेश्चन के साथ स्टिक रहते हैं तो आपके एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। आगे हम जाते हैं, ये एक असाइनमेंट दिया है ये भी कि आपने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है और कुछ टेक्स्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो मैच करनी है, ठीक है। तो इसको भी आपने वॉइस नहीं करनी, आपने सिंपल जो है ना, इसको मैं आपके लिए खुद कर देता हूँ क्योंकि टाइम शॉर्टेज है, हमने आगे क्वेश्चन करने हैं तो इसका हम खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज है कि पुट पीपल इन डेंजर, लीव अदर एक्सपोज टू रिस्क। ये लैंग्वेज आप देख सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज जो यूज होती है वो कितनी डिफरेंट होती है, लेकिन सेंस और मीनिंग सेम होते हैं। देखिए, पर्सनल केयर प्लान को रिटर्न प्लान, ठीक है, वो लिख सकता है। अनअवेयर ऑफ एन इशू को अनरिकॉग्नाइज्ड प्रॉब्लम लिख सकता है। ऑफ एन इशू जो है वो प्रॉब्लम्स के साथ वो मैच कर रही है, ठीक है। स्टॉक रिप्लेनिशमेंट जो है वो ऑर्डर मेडिसिन है। रिप्लेसमेंट क्या होता है, ऑर्डर होता है कि मेडिसिन जब ऑर्डर की जाती है, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो किस तरह आपने टेक्स्ट के अंदर ढूंढने हैं। इस एक्सरसाइज का मतलब ये है, बताने का आपको मकसद ये है कि आप देख सकें कि किस तरह आपने क्वेश्चन से कीवर्ड्स को मैच करना है टेक्स्ट के साथ, जब पढ़ते आपने जाना है। और मेरी बात याद रखिए कि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को समझ लें कि अगर आप आज ये टेक्निक सीख रहे हैं, तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो लाजमी नहीं कि आप पहले तीसरे दिन ही आपके 100 मार्क्स आएंगे या आपके मैक्सिमम ठीक होंगे। तो चांसेस है कि आपको टाइम लगेगा आपको इस चीज को समझने के लिए, जब तक आप अपनी रीडिंग हैबिट नहीं डेवलप करेंगे, ठीक है। तो मैं डे वन से अपने सारे स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि सबसे पहले आप रीडिंग की हैबिट बनाएं। रोजाना आधा घंटा ओईटी से हट के आप रीडिंग किया करें, क्योंकि वो जो रीडिंग करना है ना वो आपके लिए, जो रीडिंग करना है आपके लिए वो ज्यादा जो है वो सॉरी, जब आप आधा घंटा रीडिंग कर रहे होंगे डेली, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप लैंग्वेज से यूज टू होंगे, आप पढ़ पढ़ के आपको पता होगा कि कौन सी जो मेडिकल लैंग्वेज है वो यूज होती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब मेन हमारा ठीक है, ये मैंने कुछ असाइनमेंट ग्रुप के अंदर शेयर की थी और उसका एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो काफी कुछ लोगों ने, सिर्फ बहुत कम लोगों ने मुझे असाइनमेंट का रिप्लाई दिया, काफी लोगों ने असाइनमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। तो देखिए, मेरा फिर वही बात है, मैं आपको यही मेन चीज बताऊंगा कि जब तक आप असाइनमेंट्स नहीं करेंगे आप अपनी खामियों को नहीं ढूंढेंगे। अभी एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे वो रिप्लाई किया, और वो बड़े पैशनेट है कि वो इस महीने में अपने एग्जाम, अपनी तैयारी को मुकम्मल करे। और वो मुझे अच्छा लगता है कि वो मुझे पुशअप कर रहे थे कि सर आज हमें ये बताएं यार, मुझे आप क्लास में लीजिएगा, लाजमी ये कीजिएगा। तो इस तरह का अगर कोई एक आधा स्टूडेंट हो तो मेरे लिए भी ये बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन को और अच्छी तरीके से बनाऊं और उनके जो टारगेट एंड गोल्स हैं उनको अचीव कर सकूं। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन था जिसमें पेस मेकर हेडिंग है। तो टेक्निक हमने यूज करनी थी, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ना था। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एम कंडीशनल पेस मेकर ऑफर्स, ठीक है। तो हमें इसमें मेन क्वेश्चन में चीज क्या पूछ रहा है कि जो एक पेस मेकर है उसका पूरा नाम उसने बताया, वो हमें क्या ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो हमने ऑप्शंस पढ़े, तो ऑप्शन में लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, ये कीवर्ड है ऑप्शन के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन का कीवर्ड है। ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग वर्ब है वो कीवर्ड है।
और नीचे फ्यूअर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन एंड ग्रेटर कंफर्ट, ठीक है, ये एक कीवर्ड्स है, फ्यूअर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन एंड ग्रेटर कंफर्ट। तो अब देखिए ये पेपर मैंने दिया, तो अब आपका तरीका का आपको क्या करना चाहिए था कि आप इसमें सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस जोड़ते। तो टॉपिक सेंटेंस क्या है, उसमें लिखा हुआ है जेसर्टी एमआरआई पेसमेकर ऑफर्स प्रीमियम डिवाइस फीचर इन एमआर। अब जो एमआर कंडीशनल सिस्टम है उसके अंदर प्रीमियम डिवाइस फीचर है, ठीक है, वो क्या है जी, विदाउट कंप्रोमाइजिंग डिवाइस परफॉर्मेंस और लॉन्गेविटी अमंग द थिनेस्ट डिवाइस ऑन द मार्केट, इट्स स्मॉल साइज कंबाइंड विद इट्स आउटस्टैंडिंग लॉन्गेविटी मे मीन योर पेशेंट्स कुड। अब ये सारा वो बता रहा है उसकी परफॉर्मेंस की, जो जो भी वो प्रीमियम फीचर है ना उसका इफेक्ट बता रहा है कि उससे क्या होगा। देखिए ऑफर उसने उधर शुरू में बता दिया कि ऑफर क्या करता है, ठीक है, ऑफर्स, ठीक है, पेसमेकर ऑफर्स। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये नीचे इसी से रिलेटेड बात हो रही है। तो वो बता रहा है कि उसकी सारी लॉन्गिविटी टाइम के बारे में उसको बता रहा है, स्मॉल साइज के बारे में उसके बता रहा है। फिर आगे बता रहा है कि ये पेशेंट को क्या कर सकता है, एक्सपीरियंस फ्यूअर कॉम्प्लिकेशन एंड ग्रेटर कंफर्ट। यहाँ पे देखिए सेम टू सेम वही लिखे हुए थे, तो इसलिए ये क्वाइट काफी थोड़ा इजी था ऑप्शन ढूंढना, क्योंकि ये ओईटी स्टैंडर्ड का पेपर भी नहीं है, ये जस्ट आप लोगों को डेवलप करने के लिए था कि आप किस तरह इन्फॉर्मेशन को मैच कर सके कि कौन सी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या था और उनमें इन्फॉर्मेशन कैसे वो ढूंढी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्वाइट इजी था, लेकिन जिन लोगों का गलत हुआ है सो कोई बात नहीं, लेकिन ये ढूंढने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि देखिए आपने क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है कि क्वेश्चन में क्या चीज है। क्वेश्चन में क्या है कि जो पेस मेकर, ये एमआर कंडीशनल पेस मेकर होता है वो हमें ऊपर क्या करता है। ऊपर उन्होंने स्टार्ट में बता दिया कि पेस मेकर ऑफर्स प्रीमियम फीचर देता है, वो उस प्रीमियम फीचर में क्या क्या आता है, लॉन्गिट्यूडी होती है, डिवाइस होती है, और उससे होता क्या है, इफेक्ट क्या आता है। इफेक्ट ये आता है कि फ्यूअर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन होती है और ग्रेटर कंफर्ट होता है। इस तरह में इजीली ये जवाब मिल जाता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आज मैंने एक रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है, ये देखें। इसमें भी यही है कि आप मुझे जो है ना टेक्स्ट कर सकते हैं, जो भी इसका जवाब मुझे देना चाहेगा ना आपने मुझे टेक्स्ट करना है। ओके, सो क्वेश्चन है कि अनवांटेड सॉरी, क्वेश्चन है एज एक्सप्लेन्ड इन द प्रोटोकॉल। देखिए मैंने आपको शुरू में जैसे बता दिया कि प्रोटोकॉल के अंदर क्या क्या आता है। प्रोटोकॉल के अंदर एक गाइडलाइंस होती है स्टेप वाइज जो चल रही होती है, ठीक है। अब वो बता रहा है कि ये एज एक्सप्लेन द प्रोटोकॉल द पोजीशन ऑफ द आर यू एम कंटेनर विल आइडली, ठीक है। तो आर यू एम कंटेनर है उसकी जो पोजीशन है वो क्या करेगी, ठीक है, उससे क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इसको आसान लफ्जों में मैंने समझ लिया, ये हाईलाइट करके ना, तो पोजीशन है और उस पोजीशन से क्या होगा, आरयूएम कंटेनर जो पोजीशन, उसकी जो पोजीशन है उससे क्या होगा, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट को पढ़ता हूँ। तो टेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ है अनरिटर्न अनवांटेड मेडिसिन, ये आरयूएम है। जो आरयूएम है उसका मतलब क्या, रिटर्न अनवांटेड मेडिसिन। ये एक प्रोजेक्ट है, अप्रूव्ड कंटेनर विल बी डिलीवर्ड बाय होलसेलर टू द पार्टिसिपेटिंग फार्मेसी। अब हमें इस टॉपिक में पता चल गया कि आरयूएम जो है वो एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट है। और वो जो कंटेनर थे वो डिलीवर किए थे फार्मेसी को बाय जो से होलसेलर थे उन्होंने खुद ही किए थे, ठीक है। The container is to kept in a section of the dispenser or in a room to or enclosure in the pharmacy to which the public does not have access, ठीक है। बता रहा है कि जी ये जो कंटेनर्स है ये डिस्पेंसर ऐसी जगह पे पड़े होने चाहिए फार्मेसी के रूम्स के अंदर जहाँ पे पेशेंट का एक्सेस ना हो। द कंटेनर में बी प्लेस्ड इन अ विजिबल पोजीशन, वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे नजर आ रहे हैं, but out of reach to the public, public की reach पे ना, as this will reinforce the message that unwanted prescription drugs can be returned to the pharmacy, ठीक है। कहता है कि फार्मे जो पेशेंट्स आते हैं मेडिसिन रिटर्न करवाने के लिए, कंटेनर उनके सामने कहीं पड़ा होना चाहिए लेकिन उनके रीच में नहीं होना चाहिए। जब ऐसा होगा, जब वो कंटेनर को देखेंगे तो ये उनको रीइंफोर्स करेगा, उनको ज्यादा जो है ना इस चीज के लिए मोटिवेट करेगा कि वो जो अनवांटेड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं उनको फार्मेसी के अंदर लेके आए। मेडिसिन विल बी नॉट रिसाइकल्ड, और ये है कि ये जो मेडिसिन है वो दोबारा उनको दी रिसाइकल नहीं की जा रही, वो बल्कि रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। नीडल्स अदर शार्प्स एंड लिक्विड साइटोटिक्स प्रोडक्ट्स शुड नॉट बी प्लेस्ड इन द कंटेनर। ये जो कंटेनर होगा उसके अंदर आप नीडल शार्प्स और लिक्विड साइटोटिक्स अगर ड्रग्स आती है अनवांटेड तो वो आपने इसके अंदर नहीं डाली, आपने इसके अंदर दूसरी जो मेडिसिन है, बट इन वन स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर सच वेज, और ऐसे वेज के लिए आप कुछ स्पेसिफिक डिजाइन फर्दर करेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन हमने पढ़े थे, ऑप्शन के अंदर देखिए क्या था कि जो ए ऑप्शन है उसके अंदर कीवर्ड्स कौन सा, इनकरेज, वर्ब। ये बात मेरी याद रखिएगा कि जो ऑप्शन के अंदर वर्ब्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो वर्ब्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं आपको कि आपने कौन सा काम ढूंढना है। अब ऊपर हमने ये चीज सीखी थी कि हमने ये देखना है कि ये जो कंटेनर पड़ा होगा उससे क्या होगा। अब उससे इंकरेजमेंट होगी, एम्फसाइज द वैल्यू ऑफ रिसाइकलिंग होगी, या फैसिलिटेट पब्लिक एक्सेस टू इट, ठीक है।
तो अब हमने क्या करना है कि हमने अपने ऑप्शंस के कीवर्ड्स को मैच करना है। ये देखिए मैं आपको आज बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं, मुझे लगता है कि लास्ट टाइम जब मैंने प्रेजेंटेशन दी है तो कुछ उनको चीजें समझ नहीं आ पाई। अब मैं आपको प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ये ओईटी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि देखिए हमने इन चीजों को ढूंढना है कि इंकरेज कर रहा है ये पार्टिसिपेंट को स्कीम में आने के लिए, एम्फसाइज कर रहा है द वैल्यू ऑफ रिसाइकलिंग को, ठीक है। अब समझे कि द वैल्यू ऑफ रिसाइकलिंग क्या है। रिसाइकलिंग क्या होता है कि एक चीज को दोबारा यूज किया जा सकता है। कह रहा है, एम्फसाइज कर रहा है कि मेडिसिन को दोबारा यूज किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, फैसिलिटेट पब्लिक एक्सेस टू इट, ठीक है। जो कंटेनर पड़ा है, मेन हमारा देखिए क्वेश्चन क्या था कि कंटेनर की जो पोजीशन है उससे क्या होगा, हमने इस चीज को देखना था। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो ड्रग्स कैन बी रिटर्न टू द फार्मेसी एंड दैट द रिटर्न मेडिसिन विल नॉट बी रिसाइकल्ड। यहाँ पे क्लियरली नेगेटिव वर्ड लिखा है, विल नॉट बी रिसाइकल्ड। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा बी ऑप्शन है, द वैल्यू ऑफ रिसाइकलिंग, वो तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ तो विल नॉट बी रिसाइकल्ड लिखा हुआ है। अब हम फर्स्ट ऑप्शन पे देख थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। तो थर्ड ऑप्शन क्या है कि फैसिलिटेट पब्लिक एक्सेस टू इट, ठीक है। तो इसमें देखता है कि वो पब्लिक को फैसिलिटेट करेगा एक्सेस करने के लिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि टू विच द पब्लिक डज नॉट हैव एक्सेस, कि पब्लिक के इसके लिए एक्सेस नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक बता रहा हूँ कि किस तरह आप ऑप्शंस को जब पढ़ते हैं आपने पैराग्राफ के अंदर उसको मैच करना है कि कहाँ ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। तो अगर नहीं कर रहा तो उसको एलिमिनेट कर देना। अब हमारे पास एक ऑप्शन लास्ट में बच गया क्योंकि हमने कहा था कि हमें ये चीज समझ तो आई नहीं शुरू में कि इनकरेज कैसे हो सकता है, इनकरेज पार्टिसिपेशन इन दी स्कीम। अब ये कैसे करेक्ट हो सकता है क्योंकि ये दो तो क्लियर ही रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखें इजीली लिखा हुआ है कि the container may be placed in a visible position but out of reach of the public, so this will reinforce the message। ये जो है this will reinforce का मतलब है encourage, ठीक है। reinforce encourage the message that unwanted prescription drugs can be returned, कि पार्टिसिपेशन द स्कीम के वो मेडिसिन प्रोजेक्ट क्या था हमारा, आरयूएम। तो आरयूएम क्या स्कीम है, तो इस आरयूएम स्कीम में वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो क्या करेंगे, री होंगे कि जो उनके पास मेडिसिन घर में पड़ी हुई है जो उनको चाहिए नहीं है अनवांटेड मेडिसिन, तो फार्मेसी में लाके वापस करें, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन था ए, ठीक। चलिए अब एक हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये मैं पढ़ने लगा हूँ और इसका जवाब हमारा जो एक स्टूडेंट ऑनलाइन है मैं उन्हीं से कहूंगा कि वो हमें इस चीज का जवाब दे, ठीक है। वेट, इसको मैं क्वेश्चन मैं पढ़ने लगा हूँ। क्वेश्चन क्या है, व्हाट पॉइंट डज द ट्रेनिंग मैनुअल अबाउट एनेस्थीसिया स्टेशन। अब इसमें बता रहा है कि एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन जो है, ठीक है, और उसका जो ट्रेनिंग मैनुअल है उसके बारे में कौन सी एक मेन पॉइंट मेन बात हुई है, ठीक है। तो हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि पार्ट्स ऑफ द इक्विपमेंट हैव बीन शोन टू वल्नरेबल टू फेलियर, कि जो पार्ट्स ऑफ द इक्विपमेंट है वो ये दिखा रहे हैं कि उससे फेलियर डेवलप हो रहा है, वल्नरेबल फेलियर डेवलप हो रहा है। कहता है देयर आर सेवरल वेज ऑफ इंश्योरिंग दैट द वेंटिलेटर इज वर्किंग इफेक्टिवली, कि जो वेंटिलेटर है वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, या इसको इंश्योर करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग बाय हेल्थ प्रोफेशनल इज रिलायबल वे टू मेंटेन पेशेंट सेफ्टी, कि जो हेल्थ प्रोफेशनल है अगर वो मॉनिटरिंग कर रहे हो तो ये एक रिलायबल वे है, ठीक है। ये हमारे पास तीन ऑप्शन है, हमें ऑप्शन के डिफरेंशिएट का पता चल गया। एक के अंदर वो बता रहा है कि जो वेंटिलेटर के पार्ट्स है वो बाज़ उसको वनरेबल बना देते हैं उसके फेलियर होने के लिए, ठीक है। दूसरे में वो बता रहा है कि यहाँ बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम वेंटिलेटर की वर्किंग को इफेक्टिवली देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट वो बता रहा है कि चले हम कंटिन्यू करते हैं इसको, चले हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या था कि हमने वो पॉइंट ढूंढना है जो ट्रेनिंग वैल्यू में बताया गया वर्क स्टेशन के एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन के बारे में, ठीक है। और नीचे तीन पॉइंट है उनको हमने पढ़ लिया। अब हमारा टारगेट है इसको पढ़ना। तो आप इसको पढ़ेंगे। चले, studies on safety in anesthesia have documented that human vigilance alone is inadequate। तो बता रहा है कि स्टडीज कह रही हैं कि जो एनेस्थीसिया की सेफ्टी है ना, वो ये चीज बताती है कि ह्यूमन विजिलेंसी, ह्यूमन जितना मर्जी विजिलेंट हो, विजिलेंट होता है कि एक्टिव होना, होशियार होना,
alone is inadequate, वो काफी नहीं है to ensure patient safety and underscore the importance of monitoring device। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि हमारा एक ऑप्शन तो हमें समझ आ गई कि वो गलत है, क्योंकि ये जो लास्ट सी ऑप्शन है उस पर लिखा हुआ है मॉनिटरिंग बाय हेल्थ प्रोफेशनल इज रिलायबल, तो वहां पे ऑप्शन में वो बता रहे हैं कि रिलायबल नहीं है। ठीक है, तो जब हमने ऑप्शन को सर सही। हाँ जी, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। ओके वेट, मैं इसको दोबारा अभी आ रही। ओके, अब ओके, आ रही है। चले। जी। तो हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया था, हमने ऑप्शंस को पढ़ लिया था, अब हम जब पैराग्राफ स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं तो देखिए पढ़ते सार ही हमें सबसे पहले पता चल गया कि इसमें सेफ्टी ऑफ एनेस्थीसिया मशीन के बारे में बात होनी है। ठीक है, दूसरी चीज हमने देखी कि उन्होंने स्टार्ट में बता दिया कि ह्यूमन विजिलेंसी होता है कि ह्यूमन का एक्टिव होना, होशियार होना, कहता है वो काफी नहीं है, इज इनएडिक्वेट टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग डिवाइस। फिर कहता है दीज फाइंडिंग्स आर रिफ्लेक्टेड इन इम्प्रूव्ड standard for equipment design, guideline for patient monitoring and reduced malpractice premium for the use of capnography and pulse oximeter during anesthesia। गाइडलाइन कहती है कि जो कैप्नोग्राफी और पल्स ऑक्सीमीटर है, ये दोनों चीजों को आपने साथ देखना जब आप पेशेंट की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। कहता है कि एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, देखिए ये हमारा मेन पॉइंट था, ऊपर जो क्वेश्चन था उसके अंदर वर्क स्टेशन की बात आई थी, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन। तो कहता है एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन इंटीग्रेट वेंटिलेटर टेक्नोलॉजी विद पेशेंट मॉनिटर्स एंड अलार्म टू हेल्प prevent patient injury unlikely event of ventilator failure। ठीक है, furthermore, ठीक है, कहता है कि furthermore, since the reservoir bag is a part of the circuit during mechanical ventilation, the visible movement of the reservoir bag is confirmation that the ventilator is functioning। अब देखिए कि हम ऑप्शंस को पढ़ देखते हैं। सबसे पहले था पार्ट्स ऑफ द इक्विपमेंट हैव बीन शोन टू बी वल्नरेबल टू फेलियर। तो इधर हम देखेंगे किसी भी जगह पे उन्होंने इस चीज का जिक्र नहीं किया कि जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्वर बैग है, ये पार्ट है ना एनेस्थीसिया मशीन का, कैप्नोग्राफी है ये पार्ट है, पल्स ऑक्सीमीटर एक पार्ट है, तो उन्होंने कहीं भी बताया नहीं है कि ये पार्ट जो है एनेस्थीसिया मशीन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ओके, तो हमने इस चीज को देखना है कि इसका जिक्र हुआ ही नहीं कहीं कि पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट हैव शोन टू बी वल्नरेबल। ठीक है, तो इस चीज का जिक्र नहीं हुआ, ये एलिमिनेट हो गया हमारा। सेकंड ऑप्शन पे हमने जाना है कि देयर आर सेवरल वेज ऑफ इंश्योरिंग दैट द वेंटिलेटर इज वर्किंग इफेक्टिवली। बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम वेंटिलेटर की वर्किंग को देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये मेंशन हुआ है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि these findings reflected in improved standards of equipment design, guidelines for patient monitoring, and reduced malpractice premium for the use of capnography and pulse oximeter during anesthesia। ठीक है, कैप्नोग्राफी और पल्स ऑक्सीमीटर दो का जिक्र किया। फिर उसने बताया कि इंटीग्रेट होता है कि एक चीज के साथ लेके दूसरी चीज के साथ चलना। ठीक है, कहता है कि इंटीग्रेट वेंटिलेटर टेक्नोलॉजी विद पेशेंट मॉनिटरिंग। ठीक है, कि वेंटिलेटर की जो टेक्नोलॉजी है वो और पेशेंट मॉनिटरिंग जो हम कर रहे होते हैं, ठीक है, ये दोनों को साथ लेके हमने जो अलार्म्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं ताकि हम पेशेंट की इंजरी को कम कर सकें। ठीक है, दूसरी चीज इसने नीचे बताया भी कि रिजर्व बैग है वो कंफर्मेशन करते हैं ताकि वेंटिलेटर इज फंक्शनिंग। ठीक है, कि रिजर्वायर बैग जब चल रहे होते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये वेंटिलेटर ठीक फंक्शन कर रहा है, उससे हम उसकी फंक्शन चेक कर सकते हैं। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि हमारा जो मॉनिटरिंग बाय हेल्थ प्रोफेशनल है वो मैंने आपको बताया कि वो स्टार्ट में ही हमारा गलत हो गया। वो स्टार्ट में हमें पता चल गया जहां पे उन्होंने लिखा था कि ह्यूमन विजिलेंसी अलोन इज इनएडिक्वेट। ऐसे आपने इनएडिक्वेट जहां पे लिखा है आपने कीवर्ड्स को मैच करना कि ये कीवर्ड तो ऑपोजिट जा रहा है हमारे सी पॉइंट से, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास बचता था बी। बी क्या है, देयर आर सेवरल वेज ऑफ इंश्योरिंग दैट द वेंटिलेटर इज वर्किंग इफेक्टिवली। ठीक हो गया। तो ये आज की जो दो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ सोल्व किए, इसको सॉल्व करने का मकसद ये था कि आप देख सकें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब मैं आज असाइनमेंट दूंगा आपको, ठीक है, अब आपने वो असाइनमेंट करनी है। ठीक है, उस असाइनमेंट को आप ऐसे करें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कीवर्ड्स को मैच करना है। देखिए अगर आपके ऑप्शंस गलत आ रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम ज्यादा टाइम लें, आप वो 2 मिनट के टाइम के से निकल आए, आप 3 मिनट ले लें, आप 3 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन टेक्निक यही फॉलो करें। सबसे पहले क्वेश्चन को समझे कि क्वेश्चन में बताया क्या गया है, पूछा क्या गया है मुझसे, वो की चीज है। फिर ऑप्शंस के पॉइंट को समझे, वर्ब फ्रेज से नाउन फ्रेज के ऑप्शंस में क्या बताया गया है।
जब आपको ऑप्शन की समझ आ जाती है फिर टेक्स्ट को पढ़ें, टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को समझे कि टेक्स्ट का स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है। ये बहुत मेन चीज है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट टेक्स्ट को नहीं समझ पाते, क्योंकि रीडिंग की हैबिट नहीं ना होती। तो वो टेक्स्ट पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, ये समझ नहीं आती टेक्स्ट में बात क्या चल रही है। जैसे मैंने आपके सामने ये टेक्स्ट पढ़ा तो मैंने शुरू में आपको बताया कि शुरू में सेफ्टी की बात हो रही है, फिर उसने ह्यूमन विजिलेंसी की बात की है, फिर उसने फाइंडिंग्स बताई है कि जो इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उसके साथ क्या होता है कि हम कैप्नोग्राफी और पल्स ऑक्सीमीटर दोनों को देख रहे होते हैं। फिर उसने वर्क स्टेशन की बात कर दी है, उनकी इंटीग्रेशन की बात की है। आप देख रहे हो मैं कीवर्ड्स उठा रहा हूँ सेंटेंस में से और आपको पूरे पैराग्राफ को बता रहा हूँ कि शुरू में सेफ्टी की बात हुई है, फिर विजिलेंसी की बात हुई है, फिर स्टैंडर्ड्स की बात हुई है, फिर कैप्नोग्राफी और पल्स ऑक्सीमीटर की बात हुई है, फिर इंटीग्रेशन की बात हुई है, फिर रिजर्वर बैग की बात हुई है, और उसकी फंक्शनिंग की बात हुई है। तो ये था पूरा पैराग्राफ। मैंने आपको 10 सेकंड के अंदर 6-7 कीवर्ड्स पढ़े हैं पैराग्राफ में से और आपको पैराग्राफ का बता दिया। जब आप इस तरह पैराग्राफ को समझ के पढ़ रहे होगे तो आपको ऑप्शंस में से कीवर्ड मैच करना भी आसान लगेगा और एलिमिनेट करना भी आसान लगेगा। अब आ जाते हैं टिप्स की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए कुछ टिप्स है कि किस तरह आप जो है ना अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ये 2 चैनल्स हैं जिनके लिंक मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। एक जीपीज बिहाइंड द डोर है और एक 24 आवर्स इन ए है। अभी इनकी वीडियो के मैंने स्क्रीनशॉट लिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखें ये वीडियो है, ये नीचे टेक्स्ट नजर आ रहा है, ठीक है, सब टाइटल्स। आपने क्या करना है कि आप जब भी लिसनिंग के लिए भी ये सुनते हैं, तो एक दफा जब आप किसी चीज को सुन रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ये देखिए सेकंड में ना मैंने इधर म्यूट किया हुआ है, आप अपने वॉल्यूम को म्यूट कर लें और जो भी आपने ऑडियो स्टार्ट करनी है उसको सुने बगैर सबसे पहले उसको म्यूट कर लें। म्यूट करने के बाद आप उसके सब टाइटल्स को पढ़ें। आप सब टाइटल से पढ़ें, क्योंकि सब टाइटल्स आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। इससे आपका माइंड ट्रेंड होगा इंफॉर्मेशन याद रखने के लिए। आप जो चीज पढ़ रहे हैं आपको याद रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह 150 वर्ड का आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद आपको याद रहेगा और फिर आप जब ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे आपको याद होगा आप कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज ये होगी कि आपने सब टाइटल्स को ऐसे पढ़ना है, वॉइस म्यूट करके आपने सब टाइटल से पढ़ना है कि स्टोरी क्या चल रही है। इस तरह आपकी जो है ना रीडिंग की जो स्पीड है वो डेवलप होगी और आपकी होगी। सेकंड सेकंड टिप क्या है आपके लिए? सेकंड टिप ये है कि आपने ये एक गेम है सर्च वर्ड, आप नेट अपने प्ले स्टोर में जाके लिखेंगे ना सर्च वर्ड, तो ये इसका मोनो है, ठीक है, ये मोनो आएगा, ये इसका आपका ये ठीक है। इसको आपने देख के इसको डाउनलोड कर लेना और ये इसके लेवल्स है, ठीक है। ये मैंने काफी लेवल इसके हल किए थे, 120 तक मैं चला गया था। तो ये एक लेवल है, जैसे 60 लेवल है, उसका मैंने आपके सामने जो है ना ये स्क्रीनशॉट लेके दिखाया आपको कि ऐसे ऊपर वर्ड्स लिखे होते हैं और आपने ये वर्ड्स जो होते हैं ना ढूंढने होते हैं ऐसे इसमें से। ये आपकी रीडिंग स्किल की जो स्कैनिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करेगा, ठीक है। जब आप ये गेम खेलेंगे, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपका पढ़ने को दिल ना कर रहा हो, स्टिल आप कैसे अपनी रीडिंग पे काम कर सकते हो। आप सुन रहे हो, मतलब आप वीडियो देख रहे हो, उसके सबटाइटल्स ऑन कर लो और उसको पढ़ो, आपकी रीडिंग डेवलप हो रही है। आप थक गए हो, आप ये गेम स्टार्ट कर लो और गेम के अंदर सर्च वर्ड खेलो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी सारी चीजें आपकी इनडायरेक्टली आपकी रीडिंग स्किल को डेवलप करेंगे। रीडिंग स्किल अच्छी होगी तो ये जब आप पैराग्राफ ये जो पढ़ रहे होंगे, सॉरी, ये टेक्स्ट को आप पढ़ रहे होंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपकी कंसंट्रेशन बरकरार रहेगी। एक मैंने टिप आपको बताई हुई है कि जो लोग ओईटी करना चाहते हैं वो आज से टिकटॉक, स्नैक वीडियो और यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स होते हैं वो छोड़ दें। टिकटॉक और स्नैक वीडियो तो बिल्कुल छोड़ दें, और यूट्यूब पे जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन चीज है तो सिर्फ वो देखें, अदरवाइज ज्यादा शॉर्ट्स को ना देखें। क्यों? क्योंकि जब आप टिकटॉक और स्नैक वीडियो पे देखते हैं एक इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव आ रही है, फिर कोई नेगेटिव आ रही है, फिर कोई फनी आ रहा है, फिर कोई सीरियस आ रहा है, कोई फिर डेंजरस चीज आ रही है, तो आपका माइंड कंसंट्रेशन करना सीखता ही नहीं है। आप एक चीज देख रहे हो साथ ही दूसरी चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हो, तो आपका कंसंट्रेशन डेवलप नहीं होती, ठीक है। तो आज के लिए ये मेन 3 टिप्स है आपके लिए। एक, आपने ये लिसनिंग जब करनी है, सॉरी, सब टाइटल्स के साथ करनी है, ठीक है, आपने सुनना नहीं है, आपने सब टाइटल्स ऑन कर लेने हैं और उसको पढ़ना है। दूसरा, सर्च वर्ड गेम आप कर सकते हैं। तीसरा, कि आपने टिकटॉक और स्नैक वीडियो यूज नहीं करनी। अब भी कोई क्वेश्चन है आपके किस आप पूछ सकते हो, क्योंकि आपने नो क्वेश्चन, सर। आपने स्पेशली नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि आपके 6 में से आपने बताया था कि एक ठीक था, तो मुझे ये बड़ा ना उस यस। वक्त तो लगा था, तो फिर मैंने कहा था कि मैं इसको उस टाइम टाइम भी नहीं था कि मैं आपको इस चीज को कवर कर सकता। तो आज आपके पास टाइम है कि आपको क्या प्रॉब्लम आई, क्योंकि क्वेश्चन तो जिस तरह आपको बताया गया है, अगर आप टाइम प्रेशर के साथ ना करें तो आपके मैक्सिमम 5 से 6 ठीक होने चाहिए थे।
क्योंकि जो मैंने आपको सेंड किया है ना सिस्टर जी, ये वाला पेस मेकर उसमें क्वेश्चन था, ये हम्म। आसान क्वेश्चन है। ये ओईटी स्टैंडर्ड मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये ओईटी की तरह कॉम्प्लिकेट नहीं है। इसके अंदर सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई नहीं, तो मैंने आपको दिया भी इसलिए ये था ताकि आप इसको अच्छी तरह हल करें और आपके ज्यादा ठीक हो, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आपको टेक्निक और स्किल का पता चल जाए कि सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ना है, फिर मैंने ऑप्शंस को समझना है, फिर मैंने पैराग्राफ पे जाना है, पैराग्राफ को समझ के मैंने ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है, वो चीजें आपको सारी जो बताई थी वो अपनी करनी थी। तो क्या आप टेक्निक नहीं फॉलो कर पाई थी या क्या हुआ था जो गलत हुआ था? मेरा ख्याल है टेक्निक नहीं फॉलो कर पाई थी, लेकिन आज मुझे कुछ और भी आपकी तरफ से मिली हैं टिप्स, इंशाल्लाह उनको फॉलो करके मैं हाँ, देखती ये हूँ कि। फॉलो करें। और ना फिर हम एक और सेशन रख लेंगे रीडिंग वीक का। कोशिश मैं करता हूँ कि कल हम रीडिंग सी पे बात करें, ठीक है, क्योंकि हमने इस वीक में हम रीडिंग यस। को खत्म करना है। आप रीडिंग बी की जो ओके। प्रॉब्लम्स आएंगी ना, आप उसको नोट डाउन करके मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, लिख के भेज सकते हैं मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए हम एक दिन रख लिया करेंगे हफ्ते में, ताकि हम उनको ओवरकम कर लें, ठीक है, प्रॉब्लम्स को। लेकिन हम अपने जो टास्क है, हर ओके। हफ्ते में रीडिंग, हर हफ्ते में लिसनिंग, हर हफ्ते में राइटिंग, और उसको कंटिन्यू कर रखेंगे। तो कल हम रीडिंग सी पे बात करेंगे, ठीक है, 3 बजे का टाइम होगा, कोशिश कीजिएगा कल टाइम से आ जाएगा। और आज के लिए इतना ही, ठीक, काफी है आपके लिए। ओके सर।